नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख और बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि देश में कोरोना की सुनामी जमकर कहर बरपा रही है। बीते दिन एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,82,315 नए कोरोना के केस आए और 3,780 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,38,439 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो वहीं देश में 1 मई को रिकॉर्ड 3,689 संक्रमितों की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश के करीब 15 राज्यों में हालात गंभीर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए केस सामने आए, तो वहीं 65,934 लोग डिस्चार्ज भी हुए और 891 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जिसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है। जहां दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और ये 10 मई तक जारी रहेगा। बिहार में 4 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन 2 और दिनों के लिए बढ़ाकर गुरुवार तक कर दिया गया है। हरियाणा में 3 मई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू है, तो वहीं ओडिशा में आज से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है और इसके साथ ही राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। आपको बता दें कि बीते दिन करीब 3,80,000 से भी ज्यादा नए केस सामने हैं और आप जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में मिले नए संक्रमितों से ये 9 गुना ज्यादा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि करीब करीब 3,37,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन में लगातार मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद मंगलवार को फिर से नए संक्रमितों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे आपसे, देश में जिस प्रकार से हालांकि 3 दिन में ये मामलों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है और करीब करीब 3,80,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने। हालांकि राहत की बात यह है कि करीब करीब 3,40,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, बीते कुछ दिनों से जो देश का आंकड़ा था वो नीचे जा रहा था। आज फिर करीब करीब हम लोग 4 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। तो अभी जब स्टेट्स का ब्रेकअप आएगा तो पता लगेगा किस स्टेट से ज्यादा हैं। लेकिन जो 10 से 11 प्रदेश हैं इस देश में, वहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 60 से 70% केसेस वहीं से आ रहे हैं। दूसरा ये है कि अब गांवों में चूंकि कोरोना फैल रहा है, महानगरों से गांवों की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसलिए अब वहां पर जांच की पर्याप्त व्यवस्था चूंकि नहीं है, सही फिगर हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो भी सरकार कह रही है वो हम मानते हैं इसको। 3,80,000 बड़ा आंकड़ा है और कल के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है बीते 24 घंटे में। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उत्तर प्रदेश का फिगर अभी नहीं आया है, लेकिन बीते 1 हफ्ते से 10 दिन से उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी नीचे जा रहे हैं। क्योंकि देश का आंकड़ा बढ़ा, इसलिए अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में भी फिगर्स बढ़े होंगे। देखना है कि किस तरह की कमी रह गई है। हालांकि जो स्टडीज हैं और जो वैज्ञानिक हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि 20 मई तक ये ट्रेंड इसी तरह से चलता रहेगा, उतार चढ़ाव का, और 20 मई के बाद फिर ग्राफ नीचे आना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो ट्रेंड जो बता रहे हैं, जो ग्राफ बता रहे हैं, लखनऊ की बात करें तो 30 अप्रैल के बाद से यहाँ पर गिरावट हुई है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है। कुछ जिलों में ये बताया गया है। माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर जो नए जो केसेस हैं उनमें तो गिरावट आई है। अगर 2 मई की हम बात करें तो 30,857 2 मई को केस दर्ज किए गए थे। 3 मई को 29,052 केस दर्ज किए गए और 4 मई को 25,770 नए केस दर्ज किए गए। ठीक होने वालों के आंकड़े भी यहां पर बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि जो मौतों के आंकड़े हैं वो कम होते दिखाई नहीं दे रहे। 2 मई को 288, 3 मई को 285 और 4 मई को 351 मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा घट रहा है, ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ चिंताजनक विषय यह है कि मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। विवेक जी। बिल्कुल उमंग जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार का जो कोरोना का वेरिएंट है ये फेटल ज्यादा है, इससे मौतें ज्यादा हो रही हैं। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, पिछली बार मौतों की संख्या बहुत कम थी। इस बार मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है और 2-3 दिनों में अगर लंग्स तक ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले वाले वेरिएंट के मुकाबले में इसको हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की कमी पिछली बार नहीं थी। इस बार ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की जो स्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इन बढ़ती हुई मौतों के आंकड़े के लिए जिम्मेदार है।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो ये कोरोना जिसके कई वेरिएंट हैं और ये फेटल ज्यादा है, घातक ज्यादा है, और दूसरे हमारी जो बद इंतजामी है, संसाधनों का जो अभाव है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इतनी मौतें उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करती थी। लखनऊ में भी 25 से 30-35 मौतें रोज हो रही हैं। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, मौतों का फिगर ज्यादा है, और ये बेहद चिंताजनक बात है। बिल्कुल विवेक जी, लेकिन अगर बात की जाए बढ़ते आंकड़ों की, और सबसे बड़ी बात जो मौतों का आंकड़ा है, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि कोविड के जो नए स्ट्रेन के लक्षण हैं उनमें अगर कोई इस नए कोविड के स्ट्रेन से अगर कोई पीड़ित होता है तो पहले वाले स्ट्रेन के कंपैरिजन के अंदर ये वाला स्ट्रेन बहुत जल्द इफेक्टिव करता है, और अगर आपके आसपास अगर कोई इस नए स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति है तो वह न सिर्फ 1 या 2 को बल्कि कम से कम 10 लोगों को संक्रमित करता है। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है तेजी से बढ़ते आंकड़ों की? और सबसे बड़ी बात की इस नए स्ट्रेन के अंदर ये फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए भी शायद मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और नए स्ट्रेन फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ तक कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद लोगों की जानें जा रही हैं। मैं आपको आज का ही हाल बताऊं कि एटा के एक एडिशनल एसपी थे राहुल कुमार, वो कोरोना पॉजिटिव थे। 2 दिन पहले वो नेगेटिव है। आज वो कसरत कर रहे थे, कसरत करते करते बेहोश हुए और उनकी जान चली गई। तो इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के उदाहरण मिल रहे हैं। कोई एक पैटर्न इस वेरिएंट का, इस स्ट्रेन का है, ये स्टडी अभी तक नहीं किया जा सका है। 2 से 3 दिन में मरीजों की मौत हो जा रही है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, 2 दिन पहले बुखार आया, उनको एडमिट कराया गया, उनकी मौत हो जा रही है। जो RT-PCR में 30 से 40% ऐसा जो नेगेटिव आ रहे हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है। एंटीजन टेस्ट की तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो 70% तक फेक बता रहे हैं। तो ये जो टेस्ट अभी तक स्टैंडर्ड टेस्ट है RT-PCR का, उसमें भी ये वेरिएंट पकड़ में नहीं आ रहा है, और इसके बावजूद मौतें हो जा रही है। नेगेटिव होने पर मौत हो जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी मौतें हो जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको स्टडी करना बेहद जरूरी है, और अभी तक इस पर पूरी तरह से चर्चा या इस पर एक्सपर्ट भी अपनी कोई राय बना नहीं पाए कि ये सब कब तक चलेगा और ये क्यों हो रहा है। तो जाहिर बात है कि 2 से 3 दिनों में अगर मृत्यु हो रही है तो डॉक्टरों को भी इसको स्टडी करने में मुश्किलें आ रही हैं, और जब तक इसकी पूरी स्टडी होती है, पूरी रिसर्च होती है, उसके बाद पता लगता है कि कोई एक वेरिएंट और नया आ गया है। तो बहुत तेजी से ये अपना स्वरूप बदल रहा है वायरस, और इसी वजह से सारी मुश्किलें हैं। जो एक्सपर्ट है वो भी कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इलाज का पैटर्न क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पहले हम दूसरे स्ट्रेन से हम परेशान थे, उसी से जूझ रहे थे, अब तीसरा स्ट्रेन आ गया है। और एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो भारत के अंदर 5 स्ट्रेन इस समय हम कह सकते हैं कि इस समय एक्टिव हैं, और इन 5 स्ट्रेनों की क्या कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये किसी को संक्रमित कर रहे हैं, किस प्रकार से फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और किस प्रकार से बिना लक्षण दिखे व्यक्ति संक्रमित होता है और 2 से 3 दिन में ये बहुत हम कह सकते हैं कि अंदर तक असर कर देता है। खैर विवेक जी बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड से हमारे साथ में हमारी संवाददाता साक्षी साहनी भी जुड़ चुकी हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में अगर कोरोना संक्रमितों की बात करें, कोरोना के संक्रमण की जो बढ़ती रफ्तार है उसकी बात करें तो 3 हफ्ते में लगभग 23 गुना मृतकों की तादाद बढ़ चुकी है कोरोना से। क्या कहना चाहेंगी साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से केसेस जो है लगातार ऊपर जा रहे हैं, और कल भी जिस तरीके से ग्राफ एकदम अपलिफ्ट गया, 7000 के पार जो केसेस आए, कह सकते हैं उमंग की लॉकडाउन और कर्फ्यू लगने के बावजूद भी जिस हिसाब से स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। क्योंकि देखिए एक लॉकडाउन और कर्फ्यू ही हमारे पास ऑप्शन है चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी केसेस इस तरीके से तेजी से ऊपर जाते हैं तो फिर क्या ऑप्शन सरकार के पास या जनता के पास बचता है इस संक्रमण से बचने के लिए, एक बड़ा सवाल है। देखिए उमंग, लगातार जो है सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से इस चेन को कम किया जाए, किसी तरीके से इस चेन को तोड़ा जाए, कम्युनिटी स्प्रेड की जो स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में उसे खत्म किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि अब सरकार को कुछ और सोचने की जरूरत है।
जिसके तहत कह सकते हैं कि कल अगर बात करें तो कल ही प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री को फोन भी आया है, और वहीं अगर बात करें तो आज अनौपचारिक बैठक भी है मंत्रियों के साथ। तो कह सकते हैं उमंग कि आज कोई बड़ा फैसला जो है तीरथ सरकार कर सकती है लॉकडाउन के लिहाज में, क्योंकि देखिए ये भी खबर जो है सूत्रों से लगातार आ रही है, जो न्यूज इंडिया लगातार चला रहा है कि 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन जो है लग सकता है उत्तराखंड में। ये भी खबर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से आ रही है, जिस पर आज मुख्यमंत्री संज्ञान ले भी सकते हैं। देखिए उमंग, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उसको दो वजहों में अगर बांटा जाए तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां जनता की लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है, देखिए कोविड कर्फ्यू है उसके बावजूद भी लोग अनावश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं, और वहीं अगर आवश्यक चीजों की बात करी जाए तो उसके लिए जिस तरीके से 12 बजे के समय निर्धारित कर दिया गया, तो इतने ज्यादा तादाद में लोग निकले कि कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एक नया एक्शन प्लान तीरथ सरकार को लाना होगा ताकि इस संक्रमण को रोका जाए, और वहीं स्वास्थ्य सुविधा में भी कहीं ना कहीं ज्यादा इजाफा करना होगा, क्योंकि देखिए इस चीज को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे विभिन्न वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं तमाम अस्पतालों की, जहां कोरोना वायरस से जो ग्रसित लोग हैं वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, हाइजीन बिल्कुल मेंटेन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो भी एक वजह कह सकते हैं उमंग संक्रमण के बढ़ने की। तो इस पर कहीं ना कहीं आज तीरथ सरकार संज्ञान ले सकती है। उमंग, बिल्कुल साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे जिस प्रकार से लगातार स्थिति और बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, भले ही उत्तराखंड की बात करें या देश के किसी अन्य राज्य की बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता साक्षी कि फैसले लेने में या फिर सख्ती बढ़ाने में लगभग हर राज्य सरकार से, और इसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं है, बहुत देर कर दी गई? जो फैसले आज लिए जा रहे हैं, अगर यही फैसले कम से कम 15 से 20 दिन पहले लिए जाते तो शायद स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल उमंग, देखिए कह सकते हैं कि पता नहीं सरकार किस चीज का इंतजार कर रही थी, या फिर इंतजार कर रही थी कि ये ग्राफ लगातार ऊपर जाए और उसके बाद संज्ञान लिया जाए। देखिए प्रधानमंत्री ने जब लाइव आए टीवी पर तो ये बात साफ कही कि लॉकडाउन जो है सबसे अंतिम ऑप्शन उनके पास रखा हुआ है, लेकिन देखिए जिस हिसाब से हर दिन जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है और स्थिति भयावह होती जा रही है, तो उस पर जल्द संज्ञान लेना कहीं ना कहीं उचित होता। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा सकता है कि आंखें कहीं ना कहीं सरकार की खुली है, लेकिन अभी भी हम पुख्ता नहीं कह सकते कि क्या निर्णय और निष्कर्ष निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि आज हो सकता है कि कोई विशेष निर्णय जो है लॉकडाउन को या तमाम संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लिया जा सके। लेकिन उमंग देखिए, जिस तरीके से हम भी कह रहे हैं सबसे कि अपने अंदर जागरूकता लाइए, इस चीज से बिल्कुल भी इस चीज को नजरअंदाज ना कीजिए कि संक्रमण को तोड़ना कितना जरूरी है। लेकिन देखिए अगर सरकार कोई सख्त निर्णय पहले ही ले लेती, अगर सरकार कुछ पहले ही सख्त एसओपी ले आती, या फिर कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति जिस हिसाब से पहले करी थी 1 महीने की वैसे कर देती, तो कहीं ना कहीं जनता भी पहले से जागरूक होती, और इस चेन की जो ये संक्रमण की चेन अब बन चुकी है उसको अब जितना तोड़ना मुश्किल है शायद उतना पहले ना हो पाता। उमंग, सरकारों से एक ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि गलती ही इसे मानेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से फैसले जो अब लिए जा रहे हैं तमाम राज्यों में, या फिर केंद्र सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती यहां पर सामने आ रही है। जो फैसले केंद्र सरकार अब ले रही है, अगर वो फैसले पहले ले लेती, या तमाम राज्य सरकारों की बात करें, वो फैसले राज्य सरकारें अगर पहले ले लेती, 1 महीने पहले भी अगर ले लेती, तो शायद स्थिति कुछ और होती। खैर, राजस्थान से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे इस आपसे कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण पूरे देश में कहर बरपा रहा है, तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं, और 2 लाख तक पहुंच सकती है संक्रमितों की संख्या। और प्रदेश, न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के कई राज्य कोरोना की इस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने में अभी तो कह सकते हैं कि असफल नजर आ रहे हैं। फिर भले ही उसके पीछे कई वजह हैं, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, प्रॉपर वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो सवाल वही है नीरज जी कि अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं, मई में जो फैसले लिए जा रहे हैं, अगर वो अप्रैल महीने में लिए जाते या फिर 15 से 20 दिन पहले अगर लिए जाते तो शायद स्थिति कुछ और होती। नीरज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है नीरज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। यही सवाल विवेक जी आपसे है, अगर केंद्र सरकार के हवाले से अगर बात की जाए या राज्य सरकारों के हवाले से बात की जाए, क्या आपको नहीं लगता कि देश में सबसे जो बड़ी जो वजह है कोरोना के इस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के पीछे, और अभी ये इतनी बढ़ चुकी है कि संभाले नहीं संभल रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात विवेक जी आज यही है, आज हर जनता भी यही सोच रही है कि अगर जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं वो अगर पहले लिए जाते, उतनी ज़्यादा सख्ती, उतनी ज़्यादा गंभीरता आज दिखाई जा रही है, अगर पहले दिखाई जाती तो शायद आज हम इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते थे। विवेक जी। बिल्कुल उमंग जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमने वक्त रहते फैसले किए होते, और खास तौर से जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है या यूपी का पंचायत चुनाव है या कुंभ का आयोजन है, उस पर पहले से कुछ कंट्रोल किया होता या नियंत्रण किया होता या उसको रोक दिया होता तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारों ने बहुत देर में फैसले किए। देखिए उमंग, पिछले बार से इस बार को अगर हम तुलना करें तो पिछली बार केंद्र सरकार ने खुद कमांड अपने हाथ में ली थी और वहीं से लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए थे, आपको याद होगा। उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की। केंद्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे और दूसरे दलों के नेता भी वहीं पर व्यस्त थे। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने हाथ में कमान नहीं लिया और राज्यों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और मैं आपको ये बता दूं, इसमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के ही आदेश पर या उसके इशारे पर ही काम करती हैं और जैसा इंटीमेशन वहां से होता है उसी तरह से यहाँ पर एक्ट किया जाता है। और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, ज्यादातर राज्यों में, वहां पर वो केंद्र के फैसले का, उसके निर्देश का इंतजार करते रहे और कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया। वरना अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव थे तो यहाँ पंचायत चुनाव को टालकर योगी आदित्यनाथ कोरोना को कंट्रोल कर सकते थे या दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती थी, लेकिन कहीं ये नहीं हुआ। अभी भी केंद्र सरकार ने पूरी तरह से कमांड अपने हाथ में नहीं ली है। जिस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने आकर के लॉकडाउन का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। विवेक जी, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या इसके पीछे आपको ये कारण नजर नहीं आता? हालांकि सबके अपने अपने, हम कह सकते हैं, आइडियोलॉजीज हैं। केंद्र सरकार में बीजेपी का शासन है, कई और राज्यों में बीजेपी का शासन है, तो वहीं कई राज्यों में कांग्रेस का शासन है, कई राज्यों में मिली जुली सरकार है। साउथ की अगर हम बात कर ले तो वहां पर अलग वहां पर पार्टीज की सरकारें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पिछली बार जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर लॉकडाउन की घोषणा करी थी तब उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी कि आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने लॉकडाउन लगा दिया? लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से पिछली बार के लॉकडाउन के बारे में अगर सोचे तो कहीं ना कहीं ठीक है, मान लेते हैं कि वो बिना पूरी तैयारी के वो लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन वही लॉकडाउन सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ था पिछली बार कोरोना की इस रफ्तार को रोकने के लिए, कुछ हद तक रोकने के लिए। और हम इस आंकड़ों पर आ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब लगभग अब देश से विदा होने वाला है। लेकिन जब, क्योंकि पिछली बार केंद्र सरकार की आलोचना हुई कि आपने बिना पूछे, बिना तैयारी के आपने लॉकडाउन लगा दिया, तमाम चीजें भी फिर उसके बाद में हुई, प्रवासियों की भी एक स्थिति वहां पर हम कह सकते हैं कि बहुत दयनीय हो गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पिछली बार के लॉकडाउन के फैसले को सही इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिछली बार का लॉकडाउन काफी असरदार साबित हुआ। हालांकि आलोचना हुई और शायद हो सकता है इस वजह से अब की बार केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों पर सभी जिम्मेदारी सौंप दी कि आप अपने अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन या फिर सख्ती की आप तैयारी करें। लेकिन राज्य सरकारें, भले ही वो बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित हो या किसी अन्य पार्टी के द्वारा शासित हो, वो उसके बाद भी जब तक देर हो चुकी थी उसके बाद वो केंद्र सरकार की ओर देखने लगी। और केंद्र सरकार ने क्योंकि लॉकडाउन अब की बार नहीं लगाया तो अभी भी उनकी आलोचना की जा रही है। तो अब केंद्र सरकार आखिर करे तो करे क्या? विवेक जी। देखिए उमंग जी, देश का जो नेतृत्व है उसके बारे में आप भी इतने सालों से देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि विपक्ष की आलोचनाओं से घबराकर, डरकर कोई निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा नहीं लिए जाते। बहुत सारे कानून ऐसे आए जिसका विपक्ष ने विरोध किया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसका विपक्ष ने विरोध किया, सड़कों पर आंदोलन हुए, लेकिन सरकार का हिम्मत नहीं हुई, डिगी नहीं अपने निर्णय से। ये हमने देखा है, जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ या सीए जिस तरह से लागू हुआ या फिर ट्रिपल तलाक का कानून जिस तरह से लागू हुआ, किसानों का जो आंदोलन चल रहा उसके बावजूद सरकार किसानों के रिफॉर्म के लिए जो बिल लानी थी वो ले ही आई। तो विपक्ष की आलोचना से घबराकर या डर कर उसने लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया इस बार, ये कहना ठीक नहीं होगा। सरकार को फैसला जनहित में लेना चाहिए, जनहित में लेती है। विपक्ष इस पर क्या कहता है ये उसके फैसले लेते समय नहीं देखा जाना चाहिए था और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक तो ऐसा नहीं किया। इसलिए लॉकडाउन का इस बार का निर्णय विपक्ष की आलोचना से डर कर नहीं लिया गया, ऐसा नहीं लगता। वजह कुछ और है और वजह यही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। इस वजह से इस वजह ने कहीं ना कहीं सरकार के हाथ पैर बांध दिए और सरकार भी पिछले 1 साल का जो अनुभव उसके सामने आया, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, लड़खड़ाई है
और हमारी जो जीडीपी थी, जो ग्रोथ था, वो बहुत नीचे चला गया, माइनस में चला गया। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सरकारों के दिमाग में थी। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो शायद इसी वजह से धीरे धीरे छोटे छोटे लॉकडाउन किए जा रहे हैं, ताकि आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल से ना थमे, क्योंकि उसको फिर से चलाना मुश्किल हो जाता है जब बेरोजगारी बढ़ती है। अभी भी जो पिछले कुछ दिनों फिगर आए हैं, बेरोजगारी एक बार फिर से जो छोटे छोटे लॉकडाउन हो रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रही है। प्रवासी मजदूरों का पलायन भी होने लगा है, तो वही सारी परिस्थितियां फिर लौट कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी बीते एक साल में कोरोना की वजह से, सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात थी, और इसी वजह से संपूर्ण लॉकडाउन देश में घोषित नहीं किया गया। ये भी उसकी एक बड़ी वजह थी। तो बहरहाल जो भी है, अब परिस्थितियां लोगों की जान से ज्यादा तो कुछ भी कीमती नहीं होता है। अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। हालांकि छोटे छोटे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। कुछ प्रदेशों में लॉकडाउन 15 मई तक लगा दिया गया, कुछ जगहों पर 20 मई तक लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी हफ्ते में 4 दिन का लॉकडाउन तो है। आज शाम तक कुछ और फैसला लिया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन इतनी जानें चली गई हैं, इतने लोग संक्रमित हो गए हैं, वो हम वापस नहीं कर सकते। उसको अगर हम उसकी समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि सरकार ने निर्णय लेने में बहुत देर कर दी। वजह कुछ भी हो, लेकिन ये बात सही है कि जो जितने लोगों की जानें चली गई, न जाने कितने लोग, हर व्यक्ति ने अपने आसपास कोई ना कोई व्यक्ति खोया है इस बीमारी में। तो ये चीजें नहीं हम लोग वापस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने देरी तो जरूर की, लेकिन मजबूरियां भी सरकार के सामने जरूर थी, आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के। शायद इसी वजह से सरकार असमंजस में रही, कंफ्यूजन में रही, और उसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पाई। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं वही बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, हम इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यहाँ पर देखी गई केंद्र सरकार के द्वारा भी और तमाम राज्य सरकार के द्वारा भी। क्योंकि पूरे देश में हमने भाई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव थे, उत्तराखंड में कुंभ था और 1 सीट पर सल्ट विधानसभा पर वहां पर चुनाव थे, राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। तो वहीं कहीं ना कहीं चुनाव और वार त्योहार या फिर हमारे जो धार्मिक आयोजन है वो सबसे बड़ी वजह हम कह सकते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के आयोजन हो। और चुनाव और ये धार्मिक आयोजन कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। उसमें न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि तमाम राज्य सरकारें भी उतनी ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने जो आज फैसले वो ले रही हैं उन्होंने उस समय नहीं लिए जब इन फैसलों की उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको बता दें कि देश में कोरोना का जो बढ़ता ग्राफ है, बीते 24 घंटों में सामने आए जो आंकड़े हैं वो करीब करीब 3,80,000 के आसपास पहुंच चुके हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अगर बात करें, ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए कोरोना केस सामने आए और करीब करीब 3,780 संक्रमितों की जान चली गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश में आपको बता दें वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन या फिर N440K नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये B1.617 और B1.618 के बाद आया नया वेरिएंट है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं, जिनमें एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है और इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई थी। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान पाया कि कोरोना के N440K वेरिएंट में A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना अधिक वायरस फैलाने की क्षमता है। कोरोना का A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसे में अन्य वायरस की तुलना में कोरोना के N440 के वेरिएंट कम समय में कई गुना अधिक वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है। लौटते अपनी चर्चा की और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड से हमारी संवाददाता साक्षी शाहनी, राजस्थान की राजधानी जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो इस आंकड़े में गिरावट देखी गई थी, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और 3,80,000 के आसपास ये पहुंच चुका है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में 2 लाख के आसपास हम पहुंचने वाले हैं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े के बारे में। सवाल वही है, क्योंकि ये सवाल पूछना इस समय इसलिए भी लाजमी हो गया है कि ठीक है, तमाम कोशिशें न सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है, तमाम राज्य सरकारें भी कर रही हैं, भले ही उन राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है नीरज की इस समय जो कोशिशें की जा रही हैं, अगर
तमाम चीज़ों को धता बताकर पहले ये कोशिशें की जाती 15 से 20 दिन पहले, तो आज हम एक बेहतर स्थिति में होते। क्या कहना चाहेंगे नीरज? मेरी आवाज सुन पा रहे नीरज आप? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए उत्तराखंड की ओर रुख कर लेते हैं। साक्षी, सबसे बड़ी बात यही देखी जा रही है कि अब हमारे देश के अंदर 5 स्ट्रेन इस समय कोरोना वायरस के पाए जा चुके हैं और लगातार जो नए नए स्ट्रेन मिलते जा रहे हैं वो पिछले स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है। और जो 5वां स्ट्रेन मिला है उसमें 15 गुना अधिक क्षमता है वायरस का संक्रमण तेजी से फैलाने की। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब जो भी तैयारी तमाम राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है उनमें जो अभी सख्ती की गई है उससे और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है? क्योंकि जैसे पहले भी हमारी इस बारे में चर्चा हुई है कि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो बाकी की चीजें हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साक्षी, बिल्कुल उमंग, देखिए बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए जान है तो जहान है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोविड कर्फ्यू भी सरकार द्वारा लगाया गया है तो इस कोविड कर्फ्यू के द्वारा भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो नुकसान होना था वो तो हुआ ही है, साथ में संक्रमण भी बढ़ा है। यानी कह सकते हैं कि सरकार को लॉकडाउन जैसा एक महत्वपूर्ण निर्णय शुरू से ही लेना चाहिए था, एक अच्छा एक्शन प्लान बनाना चाहिए था। क्योंकि देखिए हम इस बीमारी को 1 साल झेल चुके हैं और अब हमें तैयार होना चाहिए था, हम एक नई रणनीति के साथ उतरते। लेकिन दोबारा इन गलतियों के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, अपनी जान गंवाई है। तो इस बात को नागवारा नहीं कर सकते कि सरकार से भूल हुई है और इस भूल को अब सुधारने के लिए कहीं ना कहीं जल्द से जल्द महत्वपूर्ण निर्णय जो है राज्य सरकार को और तमाम सरकारों को लेने चाहिए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। वही उमंग, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जो है ये 5वां स्ट्रेन है और कह सकते हैं कि अब और ज्यादा घातक भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जब पिछली बार कोरोना आया था तो उसको हम नहीं जानते थे और कहीं ना कहीं उससे उभरे भी और लॉकडाउन लगा के बेशक हम जूझे, लेकिन कुछ समय तक राहत हुई। लेकिन उसके बाद अब जब फिर से ये स्ट्रेन आया है तो इससे जूझने के लिए सरकार को अपनी तरफ से पुरजोर तैयारी करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए अगर कोविड किट की बात करी जाए तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से सामने आ रही है अलग अलग राज्यों में, तो और बेड्स की कमी, तो कह सकते हैं आगे तमाम चीजों की कमी भी आ सकती है। तो इसके चलते सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। इसी के साथ जिस तरीके से देखिए लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं, तो उसके मद्देनजर एक ही बार जो है एक ऐसी बैठक करनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि एक ऐसा निर्णय निकले ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इससे ना तो आहत हो, ना ही किसी का व्यापार और किसी के फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई क्राइसिस आए और साथ में इस चेन को भी कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। उमंग, बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब जो प्रयास हैं वो और ज़्यादा बढ़ाने होंगे और न सिर्फ सरकार और प्रशासन बल्कि जनता को भी अब सरकार के हर प्रयासों में अपनी भागीदारी दिखानी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता नहीं दिखा रही, कम से कम 70 से 75% जनता दिखा भी रही है। लेकिन बाकी की जो जनता है, जैसे कि कल अगर हम राजस्थान की कुछ घटनाओं की जिक्र करें, राजधानी जयपुर की, तो वहाँ से अलग अलग इलाकों से कई लोगों को पकड़ा गया है, उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। और कल ही की अगर हम बात करें तो 100 से भी ज़्यादा लोगों को पकड़ कर संस्थागत क्वारंटीन किया गया है और जब तक उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है तब तक उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। तो सोचने वाली बात यह कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो तमाम राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार के प्रयासों को धता बता रहे हैं। उनके बहुत, हम कह सकते हैं कि उनके बहाने सुनिए, उनके बहाने सुनकर दया भी आती है और गुस्सा भी आता है। वो कहते हैं कि हम घर में बैठे बैठे हम बोर हो गए इसलिए हम सड़कों पर निकल गए। कई लोग अपनी दुकानों के बाहर, अपने घर के बाहर बैठकर चबूतरे पे ताश पत्ती खेल रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं है कि कितनी गंभीर यह बीमारी है। और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चिकित्सा जगत का हर एक व्यक्ति कोरोना वॉरियर के रूप में कोरोना से लड़ रहा है ताकि हमारी आपकी जान बच सके। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो इन प्रयासों पर मिट्टी डालने में लगे हुए। खैर, प्रशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है दिल्ली से। प्रशांत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, इसमें तमाम सरकारें, दिल्ली सरकार भी अपनी अपनी तरफ से कोशिशें तो कर ही रही है, लेकिन ये कोशिश काफी साबित होती दिखाई नहीं दे रही। और इसी बीच में प्रशांत, खबर ये भी आ रही है कि कई विदेशी, जो हम कह सकते हैं जो प्रवासी हैं, हमारे ही देश के जो लोग हैं जो विदेशों में जाकर बसे हुए हैं, वो भारत की मदद कर रहे हैं, अपने देश की वो मदद करना चाहते हैं। लेकिन उनके द्वारा भेजी जा रही मदद
हमारे सिस्टम में अटक जाती है, समय से पहुंच नहीं पाती है, तो क्या अब केंद्र सरकार को इस और भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जो मदद आ रही है कम से कम वो तो सिस्टम की बलि ना चढ़े? प्रशांत जी उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिस्टम की बलि ना चढ़े जो मदद आ रही है, क्योंकि आप देखिए चाहे विदेशों की सरकार हो या रहने वाले एनआरआई हो, लगातार भारत की मदद कर रहे हैं और वहां से शिपमेंट रोज आ रहे हैं। हम रोजाना दिखा रहे हैं कि कितने शिपमेंट विदेशों से आ रहे हैं, लेकिन कभी टैक्स को लेकर उसमें बात उठती है तो वित्त मंत्रालय को घोषणा करनी पड़ रही है कि टैक्स हटा लिया गया है। लेकिन क्या केंद्र सरकार के पास इतनी तैयारी नहीं है कि उसे पता हो कि जो ऑक्सीमीटर आने या कंसंट्रेटर आने या ऑक्सीजन सिलेंडर आने, उन पे लगने वाला टैक्स हटा लिया जाए, क्योंकि देश इस समय महामारी से गूंज रहा है। जब विपक्ष मांग करता है तो वो हटते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो एनआरआई के थ्रू यहाँ आ रहे हैं, उन पे भी एक सवाल ये उठने लगा है कि जो मदद आ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। कल देर रात जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके बारे में बताया कि किस हिसाब से राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए केंद्र सरकार में, दिल्ली की राज्य सरकार में या ऐसे कोई एनजीओ हो, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे स्थानीय, कोऑर्डिनेशन का अभाव दिख रहा है। आप देखिए दिल्ली में एमसीडी के हॉस्पिटल भी हैं, दिल्ली सरकार के भी हॉस्पिटल हैं और केंद्र सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पे ये आरोप लगाने में जुटे हुए कि किसकी व्यवस्थाएं ज्यादा कमजोर हैं। होना ही चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी और जो तय करे कि सभी हॉस्पिटलों में मिलाकर क्या समस्याएं और क्या उपलब्धताएं हैं, जिसके आधार पर दिल्ली वासियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसका अभाव लगातार देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए कल एमसीडी ने घोषणा की है, उत्तरी एमसीडी ने, कि बालाग्राम हॉस्पिटल तैयार हो गया है और वहां कोविड के बेड अवेलेबल हैं। वहीं द्वारका की तरफ अगर देखते हैं तो वहां के सांसद कहते हैं कि यहाँ बेड का अभाव है, यहाँ अगर दिल्ली सरकार अनुमति दे तो वो एक दिन में 100 बेड शुरू कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बात की गृह मंत्री से, उसके बाद उन्हें 500 बेड की परमिशन मिली है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं पूरा एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है, महामारी में भी राजनीतिकरण हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अब बंद होना चाहिए। जी उमंग। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की और इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा के दौरान एक नारा दिया था आपदा में अवसर खोजने का, तो ऐसा लगता है कि देश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने, कई फल सब्जी के जो हम कह सकते हैं डीलर्स हैं या फिर और किसी अन्य वस्तुओं के डीलर्स हैं, उन्होंने जरूर इस आपदा के अंदर अवसर खोज लिया है। एक तो हमारा देश इस कोरोना रूपी इस महामारी से जूझ रहा है, सरकारें अपनी अपनी तरफ से ठीक है जो भी प्रयास कर रही है वो कर रही हैं और जनता को इसका कहीं ना कहीं फायदा भी मिल रहा है। जो कमियां हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। राहत की बात यह है कि कुछ ही दिनों में हमारे देश में 300% से भी ज्यादा अभी के मुकाबले ऑक्सीजन की कमी पूरी कर दी जाएगी। इस बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है। समाज सेवी कई आगे आ रहे हैं, कई धार्मिक संस्थाएं आगे आ रही हैं सरकार की मदद करने के लिए। तो वहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। एक तो लोग पहले ही परेशान हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, कई लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे, कई लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में जरूरत है कि उनको उसी दर पर सामान मिले जिस पर पहले मिलता था, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी यहां पर कई लोगों की बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की ओर से इस प्रकार की भी एक गाइडलाइन जारी की जाए ताकि जो लोग इस प्रकार का गोरख धंधा कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर भी रोक लग सके? प्रशांत जी उमंग, देखिए बिल्कुल आपने बड़ी बात कही कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। एनआरआई की मदद करने का लग रहा है कि उसके देश में आपदा है वो विदेश से मदद करे, विदेशी सरकारें मदद करिए। ऐसे में कुछ लोग आपदा में गलत अवसर ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कालाबाजारी की जा सके, जमाखोरी की जा सके और परेशान लोगों को और ज्यादा परेशान किया जा सके। हालांकि दिल्ली सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने या भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने उसके लिए एक हेल्पलाइन जारी कर दी है कि अगर कहीं आपको जमाखोरी का पता लगता है, ओवर रेट होते हैं, तो सूचना दीजिए। उस पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं आप देखिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी एक नंबर स्पेशली जारी किया, डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने हो चाहे कमिश्नर श्रीवास्तव हो, दोनों ने नंबर जारी करके कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपसे एक ऑनलाइन ठगी का एक नया भी हो गया, उमंग मैं आपको जानकारी दूंगा कि दिल्ली में आजकल ऑनलाइन ठगी ऐसे भी हो रही है कि आपको शो किया जाता है कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको इंजेक्शन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको अन्य उपकरण प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट ले लिया जाता है लेकिन उन्हें सामान की उपलब्धता नहीं कराई जाती है। तो उसको भी लेकर दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन शुरू की है कि अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है तो आप उसकी शिकायत दर्ज कीजिए और ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं और उनमें कार्रवाई भी हुई है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं लोग कैसे
अवसर ढूंढ रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए नकली इंजेक्शन, रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बहुत भारी मात्रा में दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं। आए दिन क्राइम ब्रांच की टीम उस पर छापा मार रही है। इसके अलावा एक एक इंजेक्शन की कीमत आप देखिए, दिल्ली में लगातार आईसीयू बेड हो या इंजेक्शन हो, सबकी कीमतों में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई है कि गरीब आदमी, आम आदमी के पकड़ से काफी दूर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखना होगा कि जब महामारी का दौर है और विदेश में बैठे लोग देश की मदद करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि ये समय सिर्फ कमाने का नहीं है, ये समय समाज सेवा का है। क्योंकि आप देखिए, चाहे बॉम्बे हो चाहे कहीं और हो, वहां से लोग अब दिल्ली को ऑक्सीजन भेजने लग गए हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं अब लोगों को भी समझनी होगी। जी उमंग। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस कालाबाजारी, इस गोरख धंधे से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इसी देश में निवास करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी इस करतूत का जो नतीजा है वो उनके रिश्तेदार भी भुगत रहे होंगे, उनके आस पड़ोस वाले भी भुगत रहे होंगे। तो अब तो उन्हें खैर इस प्रकार की चीजें बंद कर देनी चाहिए। खैर विक्की कायस्थ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से अब और फैल रहा है, 5 स्ट्रेन हमारे यहाँ पे पाए जा चुके हैं कोरोना वायरस के, क्या कहना चाहेंगे विक्की आप? क्या सरकार और प्रशासन की अभी जो तैयारियां चल रही है वो काफी है या अभी और सख्ती दिखाने की जरूरत है? विक्की। नहीं, सरकार की अभी हाल फिलहाल जो तैयारी है वो उसमें और भी ज्यादा सख्ती दिखाने की सरकार को 100% आवश्यकता है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर गुजरात में जिस तरीके से बेकाबू हो रही है, गुजरात राज्य में पिछले 15 दिनों में अकेले कोरोना वायरस के लेके 2 लाख से अधिक ज्यादा मामले सामने आए हैं और महामारी के कारण 2000 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तब गुजरात की रूपानी सरकार के द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या के बावजूद लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है। गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने में विफल होती कहीं ना कहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी के ही गृह नगर में कोरोना की महामारी के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं अभी हाल ही गुजरात में अगर रियलिटी आप देखने जाओ तो गुजराती सरकार बता रही है कि हाल कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कल ही एक रूपानी सरकार की एक नई गाइडलाइन आई है कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके सामने आप रियलिटी देखने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं 30% जो कोरोना का टेस्टिंग चल रहा था, टेस्टिंग का जो प्रक्रिया चल रहा था वो 30% कम दिख रहा है। जहाँ पे भी डोम लगाए गए हैं कोरोना वैक्सीन, कोरोना को जांचने के लिए, वहां दोपहर के 12 बजे के बाद कोई भी नर्सिंग स्टाफ वहां पर नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी ओर जिस तरीके से अभी बात हुई कि भाई गुजरात में अपने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके ऑक्सीजन की कालाबाजारी सामने आ रही है। जैसे ही मोरबी क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर के एक बड़े जत्थे के 7 आरोपियों को झड़पा और पता चला कि ये इंजेक्शन का रैकेट पूरे गुजरात में फैला हुआ है और वो मुंबई के साथ लिंक है। तो ये सारी घटनाओं को देख के आज जिस तरीके से ऑक्सीजन अस्पताल में नहीं मिल रहा है, लोग तिलक के मर रहे हैं। अगर अहमदाबाद की बात करें गुजरात के, तो वहाँ 108 एम्बुलेंस से अगर कोई पेशेंट जाएगा तो भी उनको अंदर लिया जाएगा। जी, ऐसी गंभीर घटना गुजरात में आज देखने को मिल रही है और गुजरात सरकार हर संभावित प्रयास कर रही है, लेकिन ये संभावित प्रयास कुछ हद तक अच्छे भी है, कुछ हद तक आम जनता के लिए सही नहीं भी है। जी बिल्कुल विक्की, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उतने काफ़ी नहीं है जितने की ज़्यादा ज़रूरत है। खैर अब धीरे धीरे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तमाम राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, सख्ती कई राज्यों की तरफ से लागू कर दी गई है। ऐसे में जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे लॉकडाउन और ये सख्ती लोग मानेंगे, सरकार और प्रशासन इसको सख्ती से लागू करवाएंगे, वैसे उम्मीद है, जैसे कि कई राज्यों से रिपोर्ट भी आ रही है कि धीरे धीरे कोरोना का जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है। खैर विवेक तिवारी जी, आपकी ओर मैं आना चाहूँगा। जिस प्रकार से कोरोना की तो हम खैर बात कर ही रहे हैं, ऐसे में अगर इस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच में उन मरीजों पे अगर हम नजर डालें जो कि होम क्वारंटाइन होकर या फिर होम आइसोलेशन होकर अपना इलाज करवा रहे हैं चिकित्सीय सलाह के मुताबिक, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां सरकार, प्रशासन या हम कह सकते हैं कि क्या कुछ सलाह उनको दी जाए, क्योंकि वो अपने घर पर है, भले ही घर पर उन्होंने तमाम सुविधाएं उन्होंने अपने लिए अर्जित कर ली हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं। सरकार दावे तमाम करती है,
कि आप होम आइसोलेशन में रहिए क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आप वहां जाएंगे आप परेशान होंगे। लेकिन उसके बाद भी कई लोग हैं जो अभी भी घर पर हैं, ठीक है सरकार की बात मान रहे हैं, लेकिन परेशानी उनकी उतनी ही है जितनी पहले, और घर के बाकी और सदस्यों को भी कोरोना का खतरा लगातार इससे बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे विवेक जी? देखिए उमंग जी, इस बार जो स्ट्रेन है उसमें अगर घर के किसी एक सदस्य को हो रहा है तो नॉर्मली हम लोग जो देख रहे हैं आमतौर पर वो घर के सारे सदस्य उसकी चपेट में आ रहे हैं जी। पहले ऐसा होता था कि किसी एक व्यक्ति को हुआ, वो आइसोलेट हो गया तो बाकी लोग बच गए। अब ऐसा इस बार नहीं हो रहा है, बच्चों को भी ये वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। जहां तक होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का सवाल है तो सरकार ने उनके लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रखी है। कई सारे नंबर उन्होंने शेयर कर रखे हैं लोगों से कि अगर आपको कोई असुविधा हो, कोई बात हो तो उस पर बात कर सकते हैं, और अगर डॉक्टरी सलाह लेना चाहते हैं तो भी बात कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें उमंग, तो बहुत सारे लोग अपना टेस्ट ही नहीं कराते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की वजह है। जो टेस्ट नहीं कराते हैं उनका वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो मरीज, और फिर सरकार उनको कोई सुविधा नहीं देती है। तो सबसे पहले तो ये है कि लोग अपना टेस्ट कराना शुरू करें, घरों में ना बैठे। अगर उनको सिम्टम्स है तो उनको जाकर टेस्ट कराना चाहिए। लोग टेस्ट कराने जाने से घबरा रहे हैं क्योंकि 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है। सरकार ये कह रही है कि आप टेस्ट जरूर कराइए ताकि हमारे रिकॉर्ड में आ जाए और हम आपको सर्विसेज जो हमारी सुविधाएं हैं वो आपको प्रॉपरली पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है उमंग जी, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि आपदा में अवसर वाली बात, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में भी इसका बहुत बुरा हाल है। मैं आपको अगर आंकड़ा बताना शुरू करूं तो 10 रुपए में मिलने वाला 3 नींबू आज 25 रुपए में मिल रहा है। लखनऊ में 100 रुपए का 1 गिलास नारियल का पानी मिल रहा है। अभी कल की बात है, सन हॉस्पिटल, जिसको कोविड हॉस्पिटल सरकार ने घोषित कर रखा है, निजी अस्पताल है, उसने एक नोटिस छपा कर दी कि साहब हमारे यहाँ 80 कोविड पेशेंट है और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। सरकार ने तुरंत एक टीम बनाई, जांच की तो पता लगा 20 मरीज वहां पर एडमिट है। ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उनके पास है, वो ऑक्सीजन स्टॉक करना चाहते थे और उसको बेचना चाहते थे। तो ये इस तरह के भी लोग हैं जो इतनी बड़ी त्रासदी में भी अपने लिए जमाखोरी कर रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं। 1500 रुपए का मिलने वाला पल्स ऑक्सीमीटर लखनऊ में 6-6 हजार का बेचा जा रहा है। तो ये सब परेशानियां हैं जो मरीजों के लिए दिक्कत बनी हुई। आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि सरकारों को भी अब इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो चलिए कोरोना ही पूरे देश में फैल रहा है, कोरोना की ही बातें हो रही हैं, लेकिन कोरोना से पहले की अगर हम बीमारियों की बात कर ले, स्वाइन फ्लू की हम बात कर ले, डेंगू की हम बात कर ले, तो पहले इन बीमारियों का एक सीजन हो गया था। डेंगू का एक सीजन हो गया, स्वाइन फ्लू का एक सीजन हो गया। स्वाइन फ्लू में जो दवा आती है टेमी फ्लू, वो नॉर्मल दिनों में अगर देखें तो वो बहुत हद तक अगर आप मांगेंगे भी तो आपको बहुत आसानी से वो मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही स्वाइन फ्लू का सीजन शुरू होता है तब ये दवा मिलनी मुश्किल हो जाती है और बहुत महंगे दामों में मिलती है। डेंगू का सीजन शुरू होता है तो डेंगू से बचने के लिए जो भी फल सब्जियां मार्केट में हैं, जो चिकित्सकों के द्वारा बताई जाती हैं, उनके दाम अचानक से कम नहीं करते, 50 से 100 गुना तक बढ़ जाते हैं। और यही हाल इस समय कोरोना में हो रहा है। कोरोना में सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी गेन करने की है, और इम्यूनिटी जिन जिन चीजों से आती है, जिन जिन फल सब्जियों से आती है, वो फल सब्जियां के दाम आसमान को छू रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मल्टीविटामिन की यहां पर बातें की जा रही है। मल्टीविटामिन लेने अगर कोई जा रहा है, वेपोराइजर जो एक साधारण सा एक स्टीम लेने का एक यंत्र है, वो बहुत महंगे दामों पे बेचा जा रहा है। रेमडेसिविर की बात सबको पता है कि किस प्रकार से उसकी कालाबाजारी की जा रही है। वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल वाले ये कर रहे हैं कि ठीक है, आज अगर हमने 20 लोग बुला लिए तो अब और ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी डर लगता है। जाहिर सी बात है, उनका डर लगना लाजमी है, लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट की जाए, प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट दिए जाए, तो यह भी बहुत सुचारू ढंग से हो सकता है। क्योंकि आज स्थिति यह है, कालाबाजारी की वजह से और मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग परेशान ज्यादा हो रहे हैं। विवेक जी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मिसमैनेजमेंट भी है। और दूसरी बात ये भी है उमंग जी कि सरकार का सारा ध्यान अभी कोविड पेशेंट को अस्पताल में पहुंचाना, उनका इलाज करना, और सारी की सारी प्रशासनिक मशीनरी इसी काम में लगी हुई है। लिहाजा ये सब जो चीजें हैं, जो कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही, इस पर सरकार का ध्यान उतना नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस के जो पर्सनल है वो भी इसी काम में लगे हुए हैं कि वो मरीजों को अस्पताल पहुंचाएं और उनका इलाज करवाएं। इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। तो शायद इस वजह से भी सरकार और प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान इस तरफ नहीं है। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या ये अवसर है कि लोगों की लाशों पर वो कारोबार कर रहे हैं।
तो अगर इस तरह के लोग समाज में हैं तो ये जिम्मेदारी उनकी भी है। समाज से ही देश बनता है, और समाज में इस तरह के लोग हैं तो ये परेशानियां तो होंगी ही। ये उनको खुद ठीक करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। सरकार पुलिस उठाकर उनको बंद कर देगी, लेकिन वो चरित्र नहीं बदल सकती है पुलिस। लखनऊ में ही अभी हर दूसरे तीसरे दिन 125-150 सिलेंडर ऑक्सीजन के पकड़े जा रहे हैं, जो जमाखोर कालाबाजारी करने के लिए इकट्ठा करे हुए थे। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सरकार की जहां तक बात है, सरकार की अभी पूरी कोशिश है कि कोविड पेशेंट का जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए, उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मिल जाए। आज से उत्तर प्रदेश में 5 मई है, आज से उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर के टीमें लोगों की जांच कर रही हैं। जो प्रवासी मजदूर खासतौर से बाहर से आए हैं, उनकी जांचें हो रही हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लखनऊ में आज से 550 बेड के 2 बड़े अस्पताल शुरू हो रहे हैं। 450 बेड का है, 100 बेड का है, जो आज से शुरू हो गया है। उसमें भी इलाज होगा, उसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, ये सारी चीजें। देखिए उमंग जी, प्रॉब्लम क्या है जो जिस पर हम लोग का ध्यान अभी तक नहीं जा रहा है इस देश में और पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। हमारे देश में जीडीपी का जो हमारा टोटल बजट है, जीडीपी का मात्र 1.5 से 2% हेल्थ के ऊपर खर्च होता है। ये आज की बात नहीं, ये 60-70 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि पिछली बार कहा था कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनते थे। इस कोरोना के पीरियड में हमने वेंटिलेटर बनाना शुरू किया। N95 मास्क हमारे यहाँ नहीं बनता था, पीपीई किट हमारे यहाँ नहीं बनता था, ये पिछले साल से बनना शुरू हुआ है। तो जाहिर बात है कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा कमजोर है और उस पर रिसर्च भी पर्याप्त नहीं होती है। जिस तरह से नई नई बीमारियां पूरी दुनिया को घेर रही हैं, उस तरह से रिसर्च होनी चाहिए। हेल्थ पर पैसा खर्च करना चाहिए। अस्पतालों में अगर 70 सालों में हम अपने यहाँ वेंटिलेटर नहीं बना सकते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। कोरोना के अवसर के बीच में हमने वेंटिलेटर बनाना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक सरकारों के जो विजन होते हैं उस पर भी निर्भर करती है। अब शायद इस तरह की बीमारी आ गई है देश में तो सरकार चेते और कुछ आगे के लिए भी प्लान करना शुरू करे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं सरकारों को अब इस और भी ध्यान देना चाहिए। प्रशांत, आपके पास मैं आना चाहूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, बहुत कम शब्दों में आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा। विवेक जी ने जो एक बात कही है उसी के ऊपर है कि हमने कुछ दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को उठाया भी था, जो अभी विवेक जी ने भी कही है कि 70 सालों में हमारा जो चिकित्सीय ढांचा है वो, उस पर हम गर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम गर्व करते भी हैं तो 70 सालों में हम गर्व किस बात पर कर रहे हैं कि हम रक्षा के क्षेत्र में बजट के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। पहले अमेरिका, उसके बाद चीन, और अब हम तीसरे नंबर पर रक्षा के क्षेत्र में। 70 सालों में गर्व हम इस बात पे कर रहे हैं, लेकिन 70 सालों में हम गर्व तो सोचिए प्रशांत, हम बात भी नहीं कर सकते कि चिकित्सीय क्षेत्र में हम कहां पर स्टैंड करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जितनी जरूरत रक्षा क्षेत्र की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत चिकित्सीय क्षेत्र की है, क्योंकि महामारी बीमारी बोलकर नहीं आएगी। प्रशांत, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी उमंग, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, मैं कह रहा हूँ महामारी बीमारी किसी को बताकर नहीं आती है। और जो बात आप कर रहे हैं रक्षा के बजट की और चिकित्सा की, तो निश्चित रूप से चिकित्सा के बजट में हम काफी पिछड़े रहे हैं। और बात करें हमारे देश की प्रतिभा की, अगर देश में कोई चिकित्सा की प्रतिभा होती भी है तो वो देश में रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है, जैसा पहले आप कह रहे थे कि अगर कोई मदद भी करना चाहता है तो ये सिस्टम करने नहीं देता है। तो वही हालात हैं। इस कारण वो जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अधिकतर बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, और अब हमें उनकी आवश्यकता महसूस होती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिस्टम को इस बारे में सोचना चाहिए कि देश की प्रतिभा का पलायन भी रुके, देश में ऐसे हालात बने, चिकित्सा सुविधाएं बढ़े, जिससे कि हमें दूसरों की ओर देखने की जरूरत ना पड़े। रक्षा भी जरूरी है लेकिन चिकित्सा भी जरूरी है, क्योंकि अगर व्यक्ति जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही उसको रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। और निश्चित रूप से आप देखिए कहीं ना कहीं पीपी किट की जैसे बात हो रही थी या N95 मास्क की बात हो रही थी, तो काफी ऐसी चीजें जो हमारे देश में भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अभी देखिए आप, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, देश में ऑक्सीजन आवंटित कर दी गई प्रत्येक राज्य को, लेकिन उनको लाने के लिए टैंकर तक नहीं थे। दिल्ली सरकार ने भी बैंकॉक से 18 टैंकर मंगाए। तो निश्चित रूप से सोचना चाहिए, क्या हम देश में अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए, या हमारी सरकार की ऐसी नीतियां नहीं है जो हम काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी अब काम करना होगा। जी उमंग। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस दिशा में भी अब काम करना होगा। चिकित्सीय बजट में भी हमें गर्व करने लायक स्थिति में आना होगा, ताकि इस प्रकार की महामारी से हम अपने आप को, अपने देश की जनता को सुरक्षित रख सकें, और पैनिक की जो सिचुएशन इस समय धीरे धीरे देखी जा रही है वो कम से कम ना हो। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए विवेक जी आपका, प्रशांत आपका, विक्की जी आपका, और साक्षी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखने वाली बात है कि कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के बीच में राहत की खबर जरूर आ रही है। 3.5 लाख के आसपास के लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 3,80,000 लोग संक्रमित भी हुए। तो अब जरूरत है सरकारों को, तमाम राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इस बारे में सख्ती बढ़ाने की और इस सख्ती को लागू करने की। और हमारी देश की जनता पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार की गाइडलाइन की पालना बेहद जरूरी है, जैसे कि 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।